तो हमने देखा कि जो एमआरआई होती है वो एक वरदान है हमारे लिए क्योंकि ये हमारे शरीर की, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ की बहुत ही अच्छी इमेज हमको प्रोवाइड करती है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि एमआरआई से हम किस-किस की इमेज ले सकते हैं। तो एमआरआई का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में डायग्नोसिस टेक्नीक के रूप में होता है। जहाँ अन्य तकनीकें फेल हो जाती हैं, वहाँ पर हम एमआरआई का उपयोग करते हैं और ये एक बहुत ही एक्यूरेट रिज़ल्ट देने वाली टेक्नीक है। तो यदि इसके हम एप्लीकेशंस देखें तो सबसे पहली एप्लीकेशन है न्यूरो इमेजिंग में। तो एमआरआई का उपयोग न्यूरोलॉजिकल कैंसर के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें सीटी स्कैन से ज़्यादा अच्छा रिज़ॉल्यूशन प्राप्त होता है और जो पोस्टीरियर फोसा है उसका बहुत अच्छा इमेज हमको प्रदान होता है। तो न्यूरो इमेजिंग में एमआरआई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर में भी एमआरआई का उपयोग किया जाता है। वास्तव में ये इकोकार्डियोग्राफी या हमारे हार्ट की जो सीटी है या न्यूक्लियर मेडिसिन है, इसका एक सप्लीमेंट्री टेक्नीक है। तो इसके द्वारा हम कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डिटिस और जो जन्मजात हार्ट से रिलेटेड डिसीजेज़ होती हैं, उनका पता लगाने के लिए भी कार्डियक एमआरआई का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मास्कुलोस्केलेटल टेक्नीक में भी हम एमआरआई का उपयोग करते हैं और इसके द्वारा हम स्पाइनल की इमेजिंग, हमारे जॉइंट्स में जो तकलीफ होती है, तो उसकी बीमारी का पता लगा सकते हैं। साथ ही जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उनमें यदि कोई ट्यूमर है, तो उसका पता भी हम एमआरआई के द्वारा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो लीवर और पैंक्रियाज होता है, उनके घावों का पता लगाने के लिए भी एमआरआई का उपयोग किया जाता है। तो यदि लीवर में या पैंक्रियाज में किसी तरीके की कोई स्वेलिंग है या कोई गाँठ है, तो उन सब का पता एमआरआई टेक्नीक से हमें मिल जाता है। इसके अलावा एंजियोग्राफी में भी एमआरआई का उपयोग करते हैं, जिसे हम चुंबकीय अनुनाद एंजियोग्राफी यानी एमआरए कहते हैं। इस मेथड के द्वारा यानी एमआरआई के द्वारा हम जो ब्लड ट्यूब्स होती हैं उनकी इमेज लेते हैं और यदि उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें पता चलती है। तो एमआरआई का उपयोग अक्सर जो गर्दन है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो वेन्स वगैरह हैं उनकी इमेज बनाने के लिए किया जाता है। तो हमने देखा कि जो चिकित्सक हैं यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो एमआरआई का उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं? ब्रेन के एब्नॉर्मैलिटीज़ का पता लगाने के लिए या रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड्स का या फिर जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है या पेट में कोई प्रॉब्लम है, पेल्विक एरिया या हमारे चेस्ट, ब्रेस्ट में या हमारी जो ब्लड ट्यूब्स होती हैं या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें डॉक्टर किसका रिकमेंडेशन करते हैं कि आप एमआरआई कराएँ। तो चलिए देखते हैं कि इस एमआरआई के एडवांटेजेस क्या हैं? क्यों अच्छी है ये एमआरआई? तो सबसे पहली बात हमने पहले भी देखा था कि एमआरआई में हम जो रेडिएशन डाल रहे हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन से होते हैं और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, वो हार्मफुल नहीं होते और तो इसमें हम बिना कोई हार्मफुल रेडिएशन का उपयोग किए बिना ही आपके शरीर की स्कैनिंग करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आयनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग नहीं होता और यही कारण है कि इसका उपयोग प्रेग्नेंट विमेन और चिल्ड्रन के लिए भी सेफ है ना? अदरवाइज दूसरी जो डायग्नोसिस टेक्निक्स हैं उनका उपयोग प्रेग्नेंट विमेन और नॉर्मली चिल्ड्रन के लिए भी नहीं किया जाता। तीसरी बात ये है कि एमआरआई की जो स्कैनिंग है इसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता, ये बिल्कुल पेनलेस होती है, तो एक अच्छी टेक्निक है। साथ ही इसमें जो टिश्यूज़ की इमेज बनती है वो कई डायरेक्शन से बनती है, क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ भी हमें मिलते हैं, तो एक बहुत अच्छी इमेज हमें प्राप्त होती है। साथ ही इसमें जो रिज़ॉल्यूशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एमआरआई से आपको इमेजेस मिलती हैं वो बहुत ही एडुकेट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती हैं यानी पेशेंट की डायग्नोसिस करने की ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अब हम इसके यदि कुछ डिसएडवांटेजेस देखें तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस में ये आएगा कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है।
इसीलिए साधारणतः छोटे शहरों में ये आपको दिखाई भी नहीं देगी। जब भी आपको एमआरआई कराना होगा तो आप बड़े शहरों की ओर जाते हैं। तो बहुत एक्सपेंसिव टेक्नीक है, इसलिए स्कैनिंग कैसी हो जाती है, काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। फिर मैंने पहले भी बताया कि इसमें हम हाई मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं, यानी जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है वो 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला के आसपास की होती है। बहुत ही शक्तिशाली चुंबकों का उपयोग किया जाता है। तो यदि पेशेंट कोई मेटल की डिवाइस पहने हैं या उसके शरीर के अंदर कुछ मेटेलिक डिवाइसेस लगी हुई हैं, जैसे पेस मेकर लगा हुआ है या सर्जिकल रॉड डली हुई है, कोई प्लेट डली हुई है, तो उन पेशेंट्स के लिए एमआरआई रिकमेंड नहीं की जाती है, या फिर डॉक्टर्स को आपको पहले ही बताना होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर लगा हुआ है। तो ऐसे पेशेंट के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकती है और कई बार कुछ एक्सीडेंट्स भी पाए गए हैं। साथ ही जो एमआरआई एग्जामिनेशन है इसमें थोड़ा लंबा समय लगता है, तो पेशेंट को जो उस टनल में डालते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहना पड़ता है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। साथ में जो पेशेंट वहाँ पर टनल के अंदर रहा है उसको मूवमेंट करने की भी इजाज़त नहीं होती। क्यों? क्योंकि यदि मूवमेंट होता है तो जो इमेजेस बनती हैं वो काफ़ी ब्लरी इमेजेस बनती हैं, इसलिए स्कैनिंग के दौरान उसको एक ही पोजीशन में काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ता है। चूँकि लंबे समय तक रहना पड़ता है और एक टनल के अंदर होते हैं, इस कारण पेशेंट को थोड़ा-सा घबराहट भी होती है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि पेशेंट थोड़ा-सा घबरा जाता है। साथ ही इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अ, इसमें कुछ लिमिटेशन है कि पेशेंट का वेट कितना है। यदि उसका वेट और साइज़ ज़्यादा होती है तो उनके लिए एमआरआई नहीं की जा सकती। और एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जब एमआरआई होती है तो वहाँ कई सारी आपको नॉइज़ सुनाई देती है। तो जो स्कैनर होता है वो बहुत नॉइज़ी होता है और आपको लगातार कुछ ऐसे करके नॉइज़ सुनाई देती है। तो एमआरआई के ये काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, पर यदि इन डिसएडवांटेजेस को हम थोड़ा साइड में रख दें तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नीक है, जिसका उपयोग शरीर के किसी भी सॉफ्ट टिश्यूज़ या ट्यूब्स या इसमें कोई भी एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं तो उनकी पता लगाने के लिए बहुत ही एडिक्वेट और एक्यूरेट रिज़ल्ट हमें एमआरआई टेक्नीक से मिलते हैं।